तो सबके लिए हमने कुछ सोचा है, क्योंकि देखिए आज के ज़माने में आप जब मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो आपके सामने अन्य मुश्किलें आती हैं। आप बड़ा करते हैं बच्चों को, आपके यहाँ अगर गांव में पाठशाला है या कोई सुविधा है ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उनको यूनिवर्सिटी जाना होता है, विश्वविद्यालय में जाना होता है, तो नई मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि फीस भरनी पड़ती है। किस तरह से वो पढ़ाई ख़त्म करेंगे। यहाँ गुजरात में ज़्यादातर प्राइवेट विश्वविद्यालय खुले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस है। जितने भी माँ बाप हैं, चाहे कितने भी गरीब हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कुछ भी हो, आज के दिन सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो ताकि उसको अच्छा रोजगार मिले। सही बात है कि नहीं? और आप किसी भी हालत में कैसे भी कर्ज लेकर, मजदूरी करके, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करके आप कमाते हैं, इसीलिए कि आपके बच्चों की परवरिश हो और वो बड़े हो के शिक्षित हो और उनको नौकरी मिले। ये सही बात है कि नहीं? अब आपने शिक्षित कर दिया, किसी न किसी तरह से आपने कर्ज लेकर बच्चे को शिक्षित कर दिया। बच्चा परीक्षा देने जाता है भर्ती के लिए, और आज क्या हो रहा है, पूरे देश भर में पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाते हैं। जो फीस आपने ट्यूशन के लिए भरी है, जितनी मेहनत बच्चे ने की है, सारी ऐसे ही गवाई जाती है। उसको पता नहीं होता कि फिर से पेपर देना है, शायद उसमें भी लीक हो जाए। कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा, या कुछ महीनों बाद फिर से इम्तिहान देना पड़ेगा। मानसिक तनाव होता है, कुछ पता नहीं होता कि भविष्य में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं ऐसे बच्चों से मिली हूँ जिन्होंने भर्ती की परीक्षा दी और सालों के लिए इंतज़ार करते रहे। एक बार दी, दो बार दी, तीन बार दी, एक सूची भी निकल आई, उसमें भी नाम था, रोजगार नहीं आया मिला, क्योंकि लीक पे लीक होते गया, घोटाले पे घोटाले होते गए। जीपीपीएससी का इधर पेपर लीक हुआ, टैट का टीचर का पेपर लीक हुआ। 10 सालों में जब से इनकी सरकार है 14 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो अब क्या करें नौजवान? भर्ती का इम्तिहान है, पेपर लीक हो रहा है, रोजगार दे नहीं रही है सरकार। मोदी जी की सरकार में 30 लाख रोजगार के पद खाली पड़े हुए हैं। 30 लाख केंद्र सरकार में। आप नौजवान यहाँ खड़े हो, यहीं पे हजारों खड़े होंगे जिनके पास रोजगार नहीं है। वहाँ 30 लाख पद खाली हैं, वो पद भरे नहीं गए हैं। तो पद खाली हैं, नौजवान खाली हैं, लेकिन आप पद नहीं भर रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और है, सरकार का ध्यान रोजगार बनाने में नहीं है। तो ये परिस्थिति है कि जब आपको रोजगार नहीं मिलता तो फिर आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पे ही रोजगार मिलता है, और आप सब वही करते हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, कोई स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये स्थायी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। एक तो हुई खेती की बात। एक ज़माने में खेती में भी रोजगार मिलते थे, लेकिन जब से इतनी महंगाई आई है, किसान खुद कमा नहीं पा रहा है। तो जब किसान खुद कमा नहीं पा रहा है तो वो कैसे रोजगार दिलवाएगा अपनी खेती में? तो फिर वो भी कम मजदूर रखता है। वो भी कहता है कि जितना काम मैं खुद निपट सकता हूँ निपट लूँगा। तो खेती से रोजगार कम हो रहा है। बड़े बड़े जितने भी सरकारी कॉरपोरेशन थे, जितनी सरकारी कंपनियां थीं जिससे आपको स्थायी रोजगार मिलते थे, तकरीबन सभी की जो सब्सिडी है, जो सब्सिडरी हैं, उनको इन्होंने अपने खरबपति मित्रों को दे दिया है। आज देश का कोयला, देश की सड़कें, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, सब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दिए गए हैं। इनको आपकी संपत्ति थी, आपको रोजगार मिलता था, आपको सुविधाएं मिलती थी, अब वो सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों की हो गई है। अगर आपकी समस्याओं को ये सरकार समझती
तो वो जानती कि यहाँ से रोजगार मिलता है, नए नए रोजगार बनते हैं। ये संपत्ति अभी खरबपतियों को देने से ये रोजगार बंद हो सकते हैं, आरक्षण बंद हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हो गई वो नौकरी, वो रोजगार। लेकिन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनकी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए ही बन रही हैं। अगर आप ठीक ढंग से समझेंगे और देखेंगे तो हर स्तर पे ये हो रहा है। मैं रोजगार की बात कर रही थी, एक और जगह थी जहां से रोजगार बनते थे, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री, मध्यम साइज की इंडस्ट्री है, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, किसी ने अपना बिजनेस खोला है, किसी की दुकान है, उससे भी रोजगार मिलता था। लेकिन उसको इतने संकट में डाल दिया है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने। नोटबंदी लाए पहले, उससे जितने भी छोटे और मध्यम के वर्ग के बिजनेस थे वो सारे, उनकी कमर टूटी। उसके बाद जीएसटी लाए और मुश्किलों में डाला, तो वहां से भी रोजगार बंद हो गए। तो स्थिति ये है आज देश में कि 10 सालों में रोजगार बनाने का काम नहीं किया गया है। इसीलिए आज आप इस परिस्थिति में हैं कि आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आज 70 करोड़ नौजवान हमारे देश में बेरोजगार हैं। और जहां जहां अच्छी अच्छी स्कीमें थी या अच्छे अच्छे रोजगार थे, जैसे आपने देखा है सेना में था, उसको भी इन्होंने 5 सालों के लिए करके अग्निवीर जैसी स्कीम लाके उसको भी खत्म कर दिया। अब कोई जाना नहीं चाहता है, सेना में भर्ती नहीं होना चाहता, क्योंकि कहता है कि 5 साल बाद घर आ जाऊंगा फिर बेरोजगार होऊंगा। तो ये परिस्थिति है। सारी नीतियां बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। जो 30 लाख रोजगार जो खाली हैं, जो पद खाली हैं, हम कह रहे हैं हम उन सबको भरेंगे जब हमारी सरकार आई है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। मैं नौजवानों को यहाँ खड़े हुए देख रही हूँ। अगर और जब आप स्नातक पास होंगे तो आपके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे हम। अप्रेंटिसशिप मतलब आपने देखा और सुना होगा कि जो अमीर लोग हैं, इनके बच्चे जब पढ़ाई खत्म करते हैं तो स्थायी रोजगार मिलने से पहले उनको एक अप्रेंटिसशिप में डाला जाता है, जिसको इंटर्नशिप कह लीजिए, लेकिन उसमें वो कमाते हैं। तो हम आपके लिए ऐसी अप्रेंटिसशिप लाएंगे जो आज तक गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं थी, जिसमें आप जब स्नातक पास होंगे आपको भी एक अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में डाला जाएगा और आपको 1 लाख रुपए सालाना आप उससे कमा पाएंगे। आपके लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा, जिससे अगर आप छोटे कारोबार अपने शुरू करना चाहेंगे आपको लोन मिलेगा और आप वो लोन लेके, आप वो पैसे लेके आप वो कारोबार शुरू कर सकेंगे। ये सिर्फ आपके लिए होगा, इसलिए ब्याज बहुत कम होगा इसका, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि हम छोटे और मध्यम बिजनेसों को खूब समर्थन दें ताकि खूब रोजगार बने और आप अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। जहां तक महिलाओं की बात की, मैंने आपको ये भी बताना चाहती हूँ बहनें कि 25 लाख रुपए तक जितना भी इलाज है पूरे परिवार का, चाहे कोई भी सुविधा हो स्वास्थ्य की, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये स्कीम हमने राजस्थान में लागू की और वहाँ इस स्कीम की बहुत चर्चा हुई क्योंकि लोग बहुत खुश थे। लोगों ने हार्ट ऑपरेशन कराए इस स्कीम के तहत बगैर 1 रुपया दिए। तो बहुत अच्छी स्कीम है, हम देश भर में इसे लागू करना चाहते हैं। हम देखिए आपके लिए ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि पूरे देश का विकास हो, आपका विकास हो बहनें, किसानों का हो, सबका एक साथ विकास हो। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि सबको समान दृष्टि से देखना है और ये जो समानता है ये हमारे संविधान की देन है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो इस देश में समानता चाहता है वो संविधान के विरोध है। तो आप सोचिए कि इन्होंने
हर चीज को घुमाकर उल्टा कर दिया है। संविधान आपके लिए बना, आप सबको समान अधिकार देने के लिए बना। आज देश के प्रधानमंत्री खुद आपके सामने खड़े होकर कहते हैं कि जो समानता के लिए लड़ रहा है वो संविधान का विरोध कर रहा है। तो आप सोचिए कैसी कैसी गलत बातें आपको बताई जाती हैं और काम इनके कैसे हैं। आपको जल, जंगल और जमीन पे अधिकार दिए गए थे, संविधान ने दिए, कांग्रेस की सरकारों ने दिए। उन सब अधिकारों को कमजोर करने का काम इन्होंने किया है। पहले SC, ST, OBC और रिटायर्ड फौजियों को जमीन के पट्टे मिलते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, भाजपा की सरकार रही है 10 सालों से, आपको क्या पट्टे मिलते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, तमाम सरकारी कंपनियों को प्राइवेट बनाने का काम किया है। इससे आरक्षण खत्म होते हैं, फिर से आपके अधिकार कमजोर होते हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों में आपको अच्छी शिक्षा मिलती थी कम फीस में। जब प्राइवेट इतने सारे बनाते हैं और सरकारी विश्वविद्यालयों को कमजोर करते हैं, तो भी ये काम करते हैं कि आरक्षण भी कम होंगे और फीस भी ज्यादा होगी। तो आप देखिए, ऊपर के जितने भी पद हैं, जो बड़े बड़े पद हैं, उसमें लैटरल एंट्री से ये पद दे रहे हैं, बाकी सब खाली रख रहे हैं। और जो नीचे के पद हैं, जो भर्ती के पद हैं, उसको खाली रख रहे हैं। तो ये सारे काम जो कर रहे हैं ना, ये इनकी एक नीति है। और ये नीति जो है, ये सबसे बड़ी इनकी नीति जो है कि सब कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की सफलता और उनके आगे बढ़ने के लिए हो, और जो देश का गरीब है उसको 5 किलो का राशन पकड़ाओ और उसको बड़ी बड़ी बातें बताओ, मंच पे खड़े होकर बड़े बड़े इवेंट दिखाओ और उसी में निपट लो बस। उसके आगे कोई रोजगार देने की बात नहीं, विकास करने की बात नहीं, नए पाठशाला बनाने की बात नहीं, नए विश्वविद्यालय बनाने की बात नहीं, अस्पताल बनाने की बात नहीं। कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 10 सालों में आपने क्या किया? हमने IIM बनाए, IIT बनाए, एम्स बनाए, HAL बनाया, BHEL बनाया। आप नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनवाया। भाखड़ा नंगल डैम बनवाया, आपका अमूल बनाया। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या बनाया? फूट फैलाई लोगों के बीच में, नफरत का बीज बो दिया, क्योंकि उस नफरत के बीज से उन्हीं की सत्ता बढ़ेगी। आपसे जब जब आते हैं चुनाव के समय आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातें करते हैं? आए थे अभी 2-3 दिन पहले, मैंने सुना उनका भाषण। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी, ये कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। आपने देश का प्रधानमंत्री चुना ताकि देश का सम्मान रखें, पूरा देश देखे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये अच्छी सुलझी हुई बातें करते हैं, सभ्य बातें करते हैं, क्योंकि यही हमारी देश की सभ्यता रही है। हम अपने बड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि देखिए कितने सभ्य हैं, आदर देते हैं। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने?
किसी की गहने चुराए, किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी। और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है भाई ये एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है। मैं भी देखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में। और अब हम आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है। क्योंकि आज इस देश की जनता जाग रही है, क्योंकि आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो। आज इस देश की जनता कह रही है मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। आज इस देश की जनता कह रही है कि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपकी नौटंकी, बहुत सुन लिया आपके भाषण, लेकिन आपके भाषणों में एक लफ्ज हमारे लिए नहीं रहा। आज देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें बताइए, 10 साल से हमने आपको पूरी सत्ता दी, उस सत्ता का क्या किया आपने? क्या आपने हमारे जीवन में आप तरक्की लाए कि नहीं लाए? મોરબીમાં લોકસભાના ઉમેદવાર વિનોદ ચાવડા અને કાંતિ અમૃતિયાની હાજરીમાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં વસંતભાઈ વાતો ખીલ્યા કે કાંતિભાઈ અમૃતિયાને તેમના શબ્દો ઝેર જેવા લાગ્યા હશે। આ સભામાં વિકાસના કામોને લઈને જનતાએ કાંતિભાઈને રોકડું પરખાવતો એક વિડીયો હાલમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે। મોરબી કચ્છ બેઠક માટે ચાલતા પ્રચાર દરમિયાનનો એક વિડીયો વાયરલ થયો। સરસ મજાનો સ્ટેજ છે, સતવારા સમાજનો ધાર્મિક કાર્યક્રમ હોવાથી સારી એવી ભીડ છે। સ્ટેજ પર ભાજપના ઉમેદવાર વિનોદ ચાવડા અને ધારાસભ્ય કાંતિ અમૃતિયા સહિતના નેતાઓ બિરાજમાન છે। ત્યાં જ સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત સતવારા સમાજના આગેવાને વાડી વિસ્તારની સમસ્યાઓ અંગે જાહેરમાં બોલવાનું ચાલુ કરતા કાંતિ અમૃતિયાના હાલ બેહાલ જેવા થઈ ગયા। સાંભળો શું કહ્યું સતવારા સમાજના આગેવાને અને કેવી રીતે નેતાઓને તેમના વચન યાદ અપાવ્યા। કદાચ તમે કોઈ કામમાં હોય, કોઈ ભૂલી ગયા હોય તો ફરીવાર યાદ દેવરાવું કે અમારે અહીં શક્તિધામ મંદિરે આપે કીધું હતું કે નાલું બંધાવી આપશું, તો વહેલી તકે બંધાવી આપો એવી નમ્ર વિનંતી। તેમજ અમારો સમાજ આજ 100 વર્ષથી ઉપર આ વાડી વિસ્તારમાં રહે છે, તો વિનોદભાઈ ચાવડા અને ધારાસભ્યને હું નમ્ર વિનંતી કરીશ કે આજ 100 વર્ષથી જો અમારો સમાજ આ વાડી વિસ્તારમાં રહેતો હોય, સાહેબ આજની તારીખે અમારા વાડી વિસ્તારમાં ટપાલ નથી પહોંચતી, તો એની પણ અમે એક અપેક્ષા રાખી છીએ કે વહેલી તકે આ ટપાલ પહોંચાડે એવું કંઈક કરે। તેમજ અમારો વાડી વિસ્તાર મોરબી વૈસુ તેદુનો વાડી વિસ્તાર છે, તો આ વાડી વિસ્તારમાં આજની તારીખે અમે અમારા બાપ દાદાની જમીનમાં રહીશી। લોકસભાથી જોડાવો આરઆર સિગ્નેચર ફેન્સ, તમારા કામની વાત। વડોદરામાં બેકાબુ બોલેરો રેસ્ટોરન્ટમાં ઘૂસી જતા સર્જાયો અકસ્માત। લાયસન્સ વગર બેફામ બોલેરો ચલાવતા યુવકે સર્જ્યો ફિલ્મી દ્રશ્ય। સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં। પોલીસે બેફામ બોલેરો ચલાવતા યુવકને કરી અટકાયા। અમદાવાદના ચાંદલા પોળમાં થયો અકસ્માત। પૂર ઝડપે આવતો બાઇક ચાલક દુકાનના શટર સાથે ધડાકાભેર અથડાયો। અકસ્માતમાં બાઇક ચાલકનું મોત। અકસ્માતનો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ। મહારાષ્ટ્રના મહાડમાં શિવસેના નેતાનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ। ઉદ્ધવ જૂથના નેતાને લેવા જતા હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થતા દોડધામ। સુષ્મા અંધારેને લેવા જતા હેલિકોપ્ટર થયું ક્રેશ। સદનસીબે પાયલટનો આબાદ બચાવ। ધારીના જર ગામમાં સિંહણે કર્યો શિકાર। સ્થાનિકો જાગી જતા સિંહણ શિકાર છોડીને ભાગી। સ્થાનિકોએ મોબાઈલમાં કેદ કરેલો વિડીયો વાયરલ। સિંહણને પાંજરે પૂરવા ગ્રામજનોએ વન વિભાગને કરી માંગ।
ઝારખંડમાં સંઘરી ઘાટીમાં બેકાબુ ટ્રક પલટ્યું. ટ્રક પલટ્યા બાદ તેમાં લાગી ભીષણ આગ. ટ્રક ચાલકે ટ્રકમાંથી કૂદી પોતાનો જીવ બચાવ્યો. ટ્રકમાં આગ લાગતા હાઈવે પર ટ્રાફિક જામ. મધ્યપ્રદેશના નરસિંહપુરના ગાંધી વોર્ડમાં ડીપીમાં આગ લાગતા બજારમાં અફરાતફરી. ડીપીની આગે બાજુમાં આવેલા પાનના ગલ્લાને પણ લીધો ચપેટમાં. ફાયર વિભાગે પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવ્યો. વડોદરાના વાઘોડિયા હાઈવે પર આવેલી રેસ્ટોરન્ટના ફૂડમાંથી નીકળી જીવાત. ખોડિયાર ઢાબા નામની રેસ્ટોરન્ટમાં ભોજનમાં મરેલી જીવાત નીકળતા હોબાળો. ગ્રાહકે વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર છે. $400 पार का आपका नारा है, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी। या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है, उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। આગોગતી ગરમી માટે તૈયાર રહેજો. 2 દિવસ બાદ રાજ્યમાં હીટ વેવની આગાહી. 5 થી 7 મેના દિવસોમાં ભીષણ ગરમી પડશે. એપ્રિલ મહિનાના અંતથી શરૂ થયેલી ભીષણ ગરમી આગ ઓકી રહી છે. મે મહિનાના શરૂઆતના દિવસોમાં પણ આકાશમાંથી અગનગોળા વરસી રહ્યા છે. આ દરમિયાન હવામાન વિભાગે ફરી આકરી આગાહી કરી. 2 દિવસ બાદ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે. 5 મેથી 7 મે દરમિયાન રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી રહેશે. ગુજરાતમાં 7 મેના રોજ લોકસભાની ચૂંટણીનું મતદાન છે અને મતદાનના દિવસે પણ ભીષણ ગરમીની આગાહી છે. अहमदाबाद की टेम्परेचर स्पेशली 41 से बढ़ के 43 तक जाने का संभावना है और सारे गुजरात राज्यों में 7 तारीख को इलेक्शन है, उस दिन भी मतलब तापमान अधिक ज़्यादा रहने का संभावना है. 7મી તારીખે અમદાવાદનું તાપમાન 43 ડિગ્રી સુધી જવાની શક્યતા છે, જ્યારે આખા ગુજરાતમાં પણ તાપમાન વધારે રહી શકે છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં પોરબંદર, ગીર સોમનાથ અને ભાવનગરમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. एंड जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज के लिए सौराष्ट्र का जो साउथ गुजरात यानी कि कोस्टल एरियाज है, उसमें भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की संभावना है. कच्छ डिस्ट्रिक्ट, पोरबंदर, गीर सोमनाथ एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट. હિંમતનગરમાં હૈયું હચમચાવી દેનારી ઘટના સામે આવી. રામનગર સોસાયટીમાં નાણાંની લાલચે પુત્રવધુએ પોતાના જ સાસુ સસરાને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા. નિવૃત્ત પોલીસકર્મી અને તેમના પત્નીની હત્યા કરી લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી. વિક્રમસિંહ ભાટી અને મનહરબા ભાટીની હત્યા કરી લૂંટ ચલાવવામાં. બેલેટ પેપર हम बदनाम किया हमें और सबसे अमीर पार्टी बन गए वो. कहते हैं कि आज तक उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया. कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? ये जो मीडिया जो हर रोज आरोप लगाती थी हमारी सरकारों पे, ये तो झुक गई एकदम. लिख के देखिए, आप हंस रहे हैं, जरा कल लिख के देखिए, कोई बड़ा घोटाला निकालिए, देखते हैं क्या होता है. ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, गिरफ्तार हो जाओगे, पड़े रहोगे जेल में, कोई मदद नहीं करेगा. और 56 इंच का सीना है इनका, एक आलोचना नहीं सुन सकते, एक आलोचना नहीं सुन सकते. बड़प्पन तो उसमें होता है जो दुनिया भर की आलोचना सुन सकता है लेकिन काम करते रहता है. राहुल गांधी को देखो, क्या नहीं बोला उसके बारे में, क्या क्या नहीं कहा. सीना तान के चला ना कन्याकुमारी से कश्मीर, कोई रोक पाया उसे? मणिपुर से मुंबई तक चला, कोई रोक पाया उसे? नहीं रोक पाया, क्योंकि सच्चाई लेके चला अपने दिल में, क्योंकि इस देश के सत्य को ढूंढने निकला. झूठों से भरपूर भाषण और राजनीति नहीं की उसने. आज ये कहते हैं कि किसी ने आरोप नहीं लगाया, लो मैं लगा देती हूं आरोप. देखिए, इन्होंने ये एक स्कीम लाए, मोदी जी खुद
स्कीम का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ये थी, देखो कैसी स्कीम, कि जो भी किसी राजनीतिक दल को चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अडानी जी ने कितना दिया, अंबानी जी ने कितना दिया। खूब चंदा लिए, पार्टी बना दिए, 60,000 करोड़ खर्च भी दिए अपनी पार्टी पे। अब किसी ने केस डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट में केस आया, न्यायाधीशों ने देखा, कहा ये तो बड़ी गलत स्कीम है। राजनीतिक दल जनता की सेवा का काम करता है, उसे जो चंदा देता है उसका नाम तो पारदर्शी होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कि भाई इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया और किसको दिया। अब मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले तो बोला कि भाई हमें सूची ही नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल है निकालना, अभी चुनाव के समय नहीं निकलेगी। फिर डांट लगी न्यायाधीशों से, निकली सूची, और सूची में क्या नहीं निकला, किस किस से चंदा लिया। गुजरात में जो पुल गिरा था उसके बनाने वाले से चंदा लिया। आपको वैक्सीन लगी थी, टीका लगा था कोविड का, हाथ उठाओ किसके